ऑल ऑफ यू। मैं दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्लास बायोलॉजी का अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड टिश्यूज अध्याय से। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस अध्याय के अंतर्गत 15वां नंबर का टॉपिक या हमारा 15 नंबर का वीडियो रहेगा, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे टी लिम्फोसाइट के बारे में। आज पूरा डिटेल में हम इसमें देखने वाले हैं कि टी लिम्फोसाइट किस तरह से होता है और उसमें उसके कितने टाइप्स होता है, इसके बारे में आज पूरा डिटेल में इसमें देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए और समझने का कोशिश कीजिए कि हम इसमें क्या भी पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हमारे पास क्या टी लिम्फोसाइट के बारे में देखते हैं। तो टी लिम्फोसाइट जो है वो क्या होता है, एक प्रकार का हमारे अंदर जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी जो दर्शाता है, उसके दो टाइप्स हमारे पास होते हैं। एक होता है बी सेल्स होते हैं, यानी कि बी लिम्फोसाइट होता है। एक होता है टी लिम्फोसाइट होता है, जो कि हमको बाह्य रोगों से और बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें से हमारा एक रहेगा टी लिम्फोसाइट। हमने जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें बी लिम्फोसाइट को पूरा एक्सप्लेन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा टी लिम्फोसाइट के ऊपर रहेगा कि जो इसमें जो सेल्स रहते हैं वो क्या काम करते हैं और किस तरह से जो है रोगों से उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, इसके बारे में पूरा देखेंगे। तो इसमें क्या बोलता है, टोटल लिम्फोसाइट्स का जो है आपका लगभग 75 से 80% पार्ट्स होता है टी सेल। ठीक है, तो टी सेल जो है आपका टोटल जितने भी हमारे शरीर में लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, तो उस लिम्फोसाइट का 70 से 80% जो है हमारा टी लिम्फोसाइट ही होता है। और इस टी लिम्फोसाइट, इसको नाम क्यों दिया गया है, इसको भी हम लोग अभी देखेंगे। तो इसका देखते हैं लाइफ स्पैन देखते हैं। तो इसका रहता है आपका 4 से 5 वर्ष का इसका जो है लाइफ स्पैन रहता है। फिर उसके बाद आता है इसका टी लिम्फोसाइट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो प्रदान करता है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट जो है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है रिस्पॉन्स हमको देने का काम करता है। ठीक, अब देखते हैं इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। तो फॉर्मेशन इसका बोन मैरो के अंतर्गत जो है वो फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसका परिपक्वन या मेच्योरेशन जो है आपका कहाँ पर होगा, थाइमस ग्लैंड में होता है। ठीक है, मेच्योरेशन कहाँ पर होगा, इसके थाइमस ग्लैंड में होता है। और बी लिम्फोसाइट में क्या होता था, उसका फॉर्मेशन या ओरिजिन भी कहाँ से होते थे, आपका बोन मैरो से होता था, और उसका मेच्योरेशन भी बोन मैरो में ही होते थे। लेकिन इसमें कैसा होगा, इसका आपका फॉर्मेशन बोन मैरो में होगा, लेकिन इसका मेच्योरेशन आपका थाइमस ग्लैंड के अंतर्गत जो है वो होता है। और वहां पर ये पहुंचता कैसा है, तो लिम्फ के थ्रू और ब्लड टिश्यूज के थ्रू जो है वो फैलते, मतलब वहां तक जो है वो जाता है, माइग्रेट जो है वो होता है ब्लड के थ्रू और लिम्फ के थ्रू जो है वो थाइमस ग्लैंड में जाता है। और थाइमस ग्लैंड में जाने के बाद ही इसमें परिपक्वन की प्रक्रिया होता है। ठीक है, और इसमें जो परिपक्वन है उसके लिए जो हार्मोन्स है उसका नाम होता है हमारे पास थाइमिक हार्मोन्स के कारण जो है परिपक्वन जो है वो होता है। ठीक है, जो थाइमस ग्लैंड होता है, तो थाइमस ग्लैंड जो है थाइमिक हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, जिसके द्वारा इसमें क्या होगा, ये जो हमारा टी लिम्फोसाइट है उसका मेच्योरेशन या परिपक्वन जो है वो होता है। अब यहाँ पर देखते हैं इसका थाइमस ग्लैंड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो थाइमस ग्लैंड हमारे पास कहाँ पर पाए जाते हैं, जो हमारा जो थोरेसिक कैविटी होता है, उसमें से स्टर्नम के नीचे पे जो है वो पाया जाता है। बीच में स्टर्नम के बीचों बीच वो जो है हमारा थाइमस ग्लैंड पाया जाता है। तो इसमें एक और खास बात कहा कि ये बच्चों में इसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है, और जैसे जैसे बच्चे जो है बड़े होते जाते हैं इसका साइज जो है वो छोटा होते जाता है, किसका, थाइमस ग्लैंड का। ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड जो है वो रिड्यूस होना शुरू होते हैं, और जैसे जैसे इसमें एजिंग होते जाएगा, एज जो है इसमें बढ़ते हुए जाएंगे, तो इसी के साथ साथ जो है वो थाइमस ग्लैंड भी छोटा होते हुए जाता है। इसके कारण क्या होता है कि थाइमस ग्लैंड छोटा होगा, तो थाइमस ग्लैंड के छोटा होने के कारण जो है टी लिम्फोसाइट को आना कहाँ है, थाइमस ग्लैंड में मेच्योरेशन के लिए आना है, और इसका निर्माण तो हो गया कहाँ पर, बोन मैरो में निर्माण हो गया, लेकिन इसको परिपक्वन होना है, मेच्योरेशन होना है, तभी हमारे लिए काम का है। तो मेच्योरेशन होने के लिए कहाँ पर आएगा, इस थाइमस ग्लैंड में आएंगे। तो थाइमस ग्लैंड में जब आएगा, ठीक है, थाइमस ग्लैंड में जब ये आएगा, तो थाइमस ग्लैंड हमारा छोटा है, तो छोटे होने के कारण जो है कम से कम टी लिम्फोसाइट का मेच्योरेशन या परिपक्वन होगा, है ना। जितना छोटा हमारा थाइमस ग्लैंड रहेगा उतने ही कम हमें क्या होगा, टी लिम्फोसाइट का मेच्योरेशन होगा या परिपक्वन होंगे। और जितने ही कम हमारा टी लिम्फोसाइट बनेगा उतने ही हमको रोगों का आक्रमण जो है ज्यादा से ज्यादा होने की आशंका रहेगा। क्या बोला मैंने, ये जो हमारा थाइमस ग्लैंड है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं ऊपर की तरफ को, फिर आपको मैं अच्छे से और इसको समझा देता हूँ।
तो ये हमारा कैसा, ये हमारा क्या है, थाइमस ग्लैंड है, ये हमारा थाइमस ग्लैंड है। तो थाइमस जो ग्लैंड है वो किसमें, आपका बच्चे में, ठीक है। बच्चों में जो है कैसा रहेगा, बड़े आकृति का रहेंगे, यानी कि जो है आपका बड़े आकृति का रहेगा, बड़ा रहेंगे, है ना। जैसे जैसे ये जो है वो बड़े होते जाएंगे, बच्चे जो है इसमें कैसा होंगे, बड़े होंगे, मतलब जवान होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें बुढ़ापा आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे इसमें जो है एजिंग होते जाएगा, ये जो थाइमस ग्लैंड हमारा कैसा होता जाएगा, छोटा होते जाएगा, इसकी आकृति कैसा होता जाएगा, छोटा इसमें जो है वो होते जाते हैं, ठीक है। पहले मान लिया जाए कुछ इस तरह से इतना बड़ा था, कुछ इस तरह से इतना बड़ा था, ठीक है। अब ये धीरे धीरे जब रिड्यूस होगा तो इसकी आकृति जो है थोड़ा सा छोटा होगा, तो कुछ इस तरह से आकृति कुछ इस तरह से ऐसा छोटा हो गया। तो टी लिम्फोसाइट कैसा होता था, पहले इसमें आते थे फिर मेचुरेशन होता था। अगर मान लिया जाए हमारे पास 80% अगर यहाँ पर क्या आ रहा है, टी लिम्फोसाइट उसमें आ रहा है, तो 80% आ रहा है, तो इसमें से लगभग हम लोग मान लेते हैं कि 75% जो है वो मेचुरेशन हो रहा है, इसका मेचुरेशन यहाँ पर हुआ। अब उसके बाद इसकी आकृति कैसा हो जाएगा, छोटा होते जाएंगे। तो अगर इसमें हमारा लिम्फोसाइट आता है, 80% भी लिम्फोसाइट अगर आ रहा है, तो इसका आधा लगभग 40% ही हमारे पास क्या होगा, मेचुरेशन होगा, जिससे हमें क्या होंगे, जो रोग है बहुत सारे बीमारियां रोग है, उसका आक्रमण होने का शंका या हमको लगने का चांस जो है वो बहुत ज्यादा इसमें बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारा थाइमस ग्लैंड है इसकी आकृति छोटा होते जाएगा, और छोटे होने के कारण ही हमें रोगों का भी आक्रमण ज्यादा से ज्यादा इसमें होगा या बहुत ज्यादा बीमार पड़ेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो मतलब एडल्ट लोग होते हैं या जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको जो है बीमारी या रोग जो है बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो क्यों लगता है, क्योंकि उसमें जो थाइमस ग्लैंड है उसका वो छोटे हो जाते हैं, और छोटे होने के कारण टी लिम्फोसाइट का मेचुरेशन नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं कि पूरा नहीं होता है, कुछ हद तक जो है इसमें कम हो जाते हैं। तो मेचुरेशन कम होगा तो टी लिम्फोसाइट भी इसमें से कम वो बनेगा, जिसके कारण से हमको बाह्य रोगों से प्रोटेक्शन वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। ये हुआ। अब देखते हैं उसके बाद इसकी ओरिजिन को मैंने फ्लो चार्ट में थोड़ा सा दर्शाने का इसमें मतलब कोशिश किया हूँ कि इसमें किस तरह से इसको दर्शा सकते हैं। तो हमारे पास होता है हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल होता है, जो कि कहाँ पर रहेगा, हड्डी में रहता है। हड्डी में मतलब कि जो हमारे लॉन्ग बोन्स होते हैं वहां पर, ठीक है। कुछ इस तरह से लॉन्ग बोन्स हमारे पास है, कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या पा जाएंगे, इसमें हमारा ये है हमारा बोन मैरो। तो बोन मैरो में हमारे पास होगा क्या, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल होंगे, जिसके द्वारा क्या निकलेगा हमारे में, लिम्फोपोएटिक प्रोजेनिटर जो है वहां से निकलेंगे। फिर उसके बाद क्या बनेगा, वहां से हमारे में प्री टी सेल्स बनेंगे, प्री टी सेल्स है, ठीक है। जो कि अभी तक ये कहाँ पर इसकी प्रोसेस हो रहा है, आपका जो है बोन में हो रहा है। इसकी जो प्रोसेस है कहाँ पर हो रहा है, अभी तक बोन में हो रहा है। ये तीनों जो स्टेप है वो हमारा बोन में हो रहा है। कौन कौन सा, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, उससे क्या बना हमारे पास, लिम्फोपोएटिक प्रोजेनिटर। फिर यहाँ से हमारे पास जो है प्री टी सेल्स जो है इसमें फॉर्मेशन हो गया। कहाँ से, इस बोन से हो गया। अब उसके बाद इस बोन से बाहर निकल कर जैसे हमारे लिम्फ है और हमारे ब्लड है, उसके थ्रू कहाँ पर जाएंगे, इस थाइमस में जाएगा। तो थाइमस में जाने के बाद ही इसमें मेचुरेशन की प्रक्रिया जो है इसमें होगा। किसकी उपस्थिति में, थाइमिक हार्मोन्स की उपस्थिति में से मेचुरेशन होगा। और मेचुरेशन के बाद ये हमारा बनेगा टी लिम्फोसाइट्स के रूप में हमको प्राप्त होंगे, जो कि आपका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो हमको प्रदान करता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं उसके बाद इसके प्रकार देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ टी सेल्स की, कितने प्रकार के टी सेल्स हमारे पास पाए जाते हैं। होता तो एक्चुअल में 5-6 प्रकार का है, लेकिन हमको मुख्यतः हमको पढ़ना है 4 प्रकार के इसमें देख रहे हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि हम इसको अगर अच्छे से अगर इसको तोड़ेंगे तो हमको जो है 6 प्रकार के हमको क्या मिलेगा, टाइप्स मिलेगा टी लिम्फोसाइट्स का। लेकिन हमको उतने को नहीं देखना है, हमको देखना कितने को है, इन चारों के बारे में जानना है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आता है हमारे पास हेल्पर टी सेल्स, और इसका अन्य नाम होता है आपका CD4 या T4 सेल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये जो CD है क्या होता है, इसको क्लस्टर ऑफ डिफरेंटिएशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये जो CD है इसका फुल फॉर्म होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंटिएशन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक। अब उसके बाद है हमारे पास है दूसरा, देखते हैं इसमें।
तो यह किलर या इसी को और क्या बोलते हैं आपका साइटोटॉक्सिक टी सेल के नाम से भी जानते हैं, एवं जो है आपका CD8 और T8 सेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर आता है हमारे पास तीसरा नंबर है सप्रेसर टी सेल देखेंगे। फिर चौथा नंबर आएगा मेमोरी टी सेल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो 4 प्रकार के हमारे पास सेल्स है। अब इनको हम बारी बारी से तोड़कर पढ़ते हुए जाते हैं कि इसमें से किस तरह से इसमें इसका वर्क होता है और ये कौन कौन से रोगों से हमको प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो हमारे टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट हैं उसमें से कौन कौन सा क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में अभी देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास हेल्पर टी सेल देखते हैं। तो हेल्पर टी सेल जो है क्या काम करता है, तो ये जो है आपका सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो है सेल होता है जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हमारे पास टी लिम्फोसाइट होता है, तो टी लिम्फोसाइट में से लगभग कितना था हमारे पास 75 से 80% हमारा जो है टी लिम्फोसाइट पाया जाता है हमारे बॉडी के अंदर। तो इसमें से सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है हमारे पास हेल्पर। ठीक है, तो ये जो है आपका हेल्पर टी सेल जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या काम होता है इसको और देखते हैं। तो ये जो है हमारे बाह्य रोगों की जो है वो पहचान करता है। अगर हमें कोई पैथोजन इंटर कर गया है या एंटीजन उसमें इंटर कर गए हैं तो उसको पहचानने का काम जो है वो टी हेल्पर सेल करता है या हेल्पर टी सेल का काम वो होता है। और ये जो है आपका टी व बी सेल को जो है प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करता है। मतलब जो है बी सेल और टी सेल को जो है एंटीबॉडी निर्माण के लिए जो है वो प्रेरित करने का काम करता है। ठीक है, एंटीबॉडी निर्माण होने के लिए जो है प्रेरित करने वाला जो है हमारा टी हेल्पर सेल होता है। साथ ही साथ ये टी लिम्फोसाइट को भी प्रेरित करेगा और साथ ही साथ आप हमारे जो है बी लिम्फोसाइट या बी सेल्स को भी इसमें वो क्या करता है, उसको प्रेरित करता है कि वहां से एंटीबॉडी का निर्माण करो। ठीक है, फिर उसके बाद होता है स्टिमुलेट करेगा ना, प्रेरित होगा वहीं से। फिर उसके बाद बोलता है TH मतलब हेल्पर सेल से ल्यूकोकाइनेस एंजाइम का जो है वो सिक्रेशन होता है। ठीक है, ल्यूकोकाइनेस एंजाइम का सिक्रेशन इसके द्वारा जो है वो होता है, जो क्या करेगा आपके माइक्रोफेगस को जो है इन्फेक्शन साइट पर अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन साइट है जहां पर उसने इन्फेक्शन किया था तो उसी इन्फेक्शन साइट पर जो है उसको लाने के लिए जो है वो प्रेरित करता है। कौन सा हमारे में ल्यूकोकाइनेस एंजाइम। ल्यूकोकाइनेस एंजाइम जो सिक्रेशन होगा तो माइक्रोफेगस जो रहेगा उसके अंदर पर उसको क्या करेगा, इन्फेक्शन साइट पर लाने का काम जो है वो करता है या अट्रैक्ट उसके तरफ करने का काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसी टी हेल्पर सेल से जो HIV है हमारा, ठीक है, तो HIV के जो पैथोजन होते हैं उसको कुछ हद तक जो है कम किया जाता है। ठीक है, तो टी सेल के द्वारा ही HIV का निदान कुछ हद तक इसमें किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हमारे पास किलर टी सेल। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है किलर टी सेल, किल करने का, मारने वाला जो रहेगा किलर टी सेल। तो देख रहे हैं इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो किल करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, कोई भी चीज हो अगर उसमें घुस गया है, इंटर कर गया है तो उसको मारने का काम, किल करने का काम जो है किलर टी सेल के द्वारा किया जाता है, जो कि क्या करेगा, डायरेक्ट अटैक कर जो है वो मारने का काम करता है। ठीक है, डायरेक्टली उसमें अटैक वो करेगा और डायरेक्टली अटैक करने के बाद उसको मारने का काम करता है। ठीक, अब बोलते हैं जिसके कारण सेल्फ सेल भी जो है वो डैमेज हो जाता है। अब डायरेक्ट अटैक करेगा, कोई भी हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा ही, जीवाणु रह सकते हैं या उसमें वायरस रह सकता है या उसमें प्रोटोजोआ रह सकता है या उसमें फंगस रह सकते हैं, तो कोई ना कोई उसमें रहेगा। उसको जब उसमें डायरेक्ट अटैक होगा हमारे एंटीबॉडी का, तो उसके साथ साथ जो हमारा डैमेज सेल है उसके साथ साथ जो हमारा साफ सुथरा सेल है वो भी हमारा कैसा होगा, थोड़ा ना थोड़ा उसमें डैमेज जो है वो होता है। तो कुछ मात्रा में जो है हमारा सेल्फ के जो सेल होता है वो भी डैमेज हो जाते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया, उसके सेल को पूरी तरह से डैमेज होना था, लेकिन साथ ही साथ जो है कुछ हमारे सेल्स भी उसके तहत जो है डैमेज वो हो जाते हैं। फिर देखते हैं उसके बाद जो है साइटोटॉक्सिक सेल से साइटोलाइसिन का जो है स्रावन होता है। ठीक है, साइटोटॉक्सिक सेल से साइटोलाइसिन का इसमें स्रावन जो है वो होता है, जो कि क्या करेगा, आपका साइटोलाइसिन इन्फेक्टेड सेल में छेद कर जो है सेल को जो है तोड़ देता है। ठीक है, अगर कोई अफेक्टेड सेल है, इन्फेक्टेड सेल हमारे पास है, इन्फेक्ट हो गया उस सेल में, तो उस सेल में क्या करेगा, उसको जो है वो तोड़ने का या छेद करने का काम जो है कौन करता है, हमारे में साइटोलाइसिन जो है इसमें करता है। ठीक है,
और जो हमारे अंदर जो किलर टी सेल है वो कौन कौन से रोगों को मारने का काम इसमें करता है। तो अगर वो वायरस इन्फेक्टेड सेल है ना, तो उसको भी किल करेगा। अगर वो बैक्टीरियल अफेक्टेड सेल है या इन्फेक्टेड सेल है उसको भी मारने का काम वो करेगा। साथ ही साथ जो है हमारे में प्रोटोजोआ के द्वारा अगर कोई रोग हो रहा है या बीमारी हो रहा है उसको भी मारने का काम जो है वो करेगा, है ना। यानी कि इसमें वायरस को भी मारेगा, बैक्टीरिया को भी मारेगा और प्रोटोजोआ को भी मारेंगे। और साथ साथ जो कैंसर के जो सेल होते हैं उसको भी वो मारने का या किल करने का काम या कम करने का काम जो है वो करता है। ठीक, फिर तीसरा नंबर आते हैं इसमें सप्रेसर टी सेल देखते हैं। तो सप्रेसर का अर्थ होता है स्टॉप करने वाला, यानी कि थोड़ा सा रोकने वाला। ठीक है, जो बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पांस है वो हाई हो गया है तो उस इम्यून रिस्पांस को जो है कंट्रोल करके रखने वाले को बोलेंगे सप्रेसर टी सेल के नाम से इसको जानेंगे। हमने यही इसमें लिखे हैं, देखिए यहाँ पर लिखे हमने अत्यधिक इम्यून रिस्पांस को जो है कंट्रोल करता है। अगर कोई बॉडी में कुछ अच्छा खासा एकदम से ज्यादा सा उसमें हमारे में वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ अगर हमारे बॉडी के अंदर आ गया है तो उसको मारने के लिए भी हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी का निर्माण होगा। तो एंटीबॉडी के निर्माण जब बहुत ज़्यादा होंगे इसके कारण से या कुछ बहुत ज़्यादा किलर टी सेल का फॉर्मेशन अगर हो जाता है तो उसमें जो प्रोटोजोआ या वायरस है वो तो मरेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारे सेल्स भी बहुत सारे इसमें वो डैमेज होने का चांस रहता है। तो उसको वो कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सप्रेसर टी सेल के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। जिससे क्या हो, जिससे स्वयं की बॉडी सेल्स का जो है डैमेज नहीं होता है। ठीक है, अगर ये कंट्रोल नहीं करेगा तो हमारे अंदर जो बॉडी सेल्स है वो भी हमारा डैमेज हो जाएंगे। तो इसको कम करने के लिए जो है या इसको रोकने के लिए सप्रेसर टी सेल जो है वो होता है। फिर आता है हमारे पास मेमोरी टी सेल देखते हैं। नाम से स्पष्ट है, मेमोरी मतलब कि याददाश्त। ठीक है, अगर कोई पैथोजन हमें पहले इफेक्ट किया था जिसके द्वारा हम बीमार पड़े थे और हम अभी ठीक हो चुके हैं, उसके बाद कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद अगर वही इन्फेक्शन या वही बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आता है तो हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स उसको फट से पहचान जाता है कि ये मुझे पहले हो चुका है, तो उसके लिए वो एंटीबॉडी वो देगा, जिसके कारण से हमको वो दोबारा वो रोग जो है होने के चांसेस बहुत कम होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में बता दूं मैं आपको, चिकन पॉक्स या माता। ठीक है, किसी इंसान को एक बार होने के बाद वो दोबारा नहीं होता है, बहुत कम ऐसा चांस होता है जिसमें वो दोबारा होते हैं। ठीक, तो क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे बॉडी में उसके लिए एंटीबॉडी रहता है। अगर वो उस पर इफेक्ट हमारा दोबारा अगर उस पर हमारे बॉडी पे हो रहा है तो एंटीबॉडी होने के कारण जो है वो सो नहीं होते हैं या मर जाते हैं, जिसके कारण समय दोबारा वो नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है, मेमोरी टी सेल एक्टिवेट टी सेल के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मेमोरी टी सेल जो है वो एक्टिवेट टी सेल के द्वारा वो है प्रोड्यूस होगा या वहां से वो बनेगा। अब इसमें क्या कहा है, मेमोरी टी सेल जो है एक्टिवेट टी सेल, एक्टिवेट मतलब पहले से हमको वो बीमारी हो गया था उसके बाद वो सेल जो है एक्टिव हो गया है, हमने वहां पर और क्या डालेंगे, एंटीबॉडी को डाला उसके लिए, तो एंटीबॉडी जनरेट हुआ और उस रोग से हम निदान हो गए, छूट गए, बाहर आ गए। अब बाहर आने के बाद हमारे बॉडी के अंदर उसके लिए एंटीबॉडी है, उसके लिए एंटीबॉडी है। अगर वो दोबारा हमको हो रहा है तो हमारा जो टी सेल है वो एक्टिव है, तो जिसके कारण से हमको वो रोग दोबारा नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद और लिखे हमने यहाँ पर, एक बार एंटीजन के आक्रमण के बाद बॉडी में एंटीबॉडी स्टोर करके रखता है। एक बार अगर हमें एंटीजन इन्फेक्ट हुआ है, आक्रमण उसका हुआ है, तो हमारा जो बॉडी है वो एंटीबॉडी जो है स्टोर करके रखता है उस रोग के लिए। ठीक है, एंटीबॉडी को वो रखेगा। फिर क्या होगा, दूसरी बार उसी एंटीजन का आक्रमण पर उस एंटीजन से वो बचाता है। ठीक है, तो दूसरी बार अगर वहीं पर आक्रमण अगर हो रहा है तो उससे हमको उस एंटीजन से हमको दोबारा प्रोटेक्ट करने का या बचाने का काम जो है वो करेगा। तो ये था हमारे में टी लिम्फोसाइट के बारे में पूरा डिटेल में आज हमने देखे हैं। है तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको इसमें शॉर्टकट में आपको समझने लायक इसमें समझाया कि ये किस तरह से होता है। वरना अगर इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो इसका एक्टिवेशन किस तरह से होता है, इसका डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है, और इसका जो रिसेप्टर साइड और इसका जो हमने हेल्पर टी सेल किलर और सप्रेसर एवं मेमोरी, इसका सबका स्ट्रक्चर है, लेकिन उतना ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है, काफी है। ठीक है, तो
आई होप कि आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।